आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत सामग्री पर गौर कर रहे हैं। हेनरी डेविड थोरो की क्लासिक किताब वॉल्डन और लाइफ इन द वुड्स। इसके कुछ खास अंश। हाँ, ये उस आदमी के अनुभव हैं जो मैसाचुसेट्स में वॉल्डन तालाब के पास बिल्कुल अकेले जंगल में जाकर रहा। तो आज कोशिश यही रहेगी कि थोरो के विचारों की तह तक जाएं। मतलब उनकी सादगी, वो आत्मनिर्भरता वाली बात, प्रकृति से उनका जो कनेक्शन था। और समाज पर उनकी जो तीखी टिप्पणियां थीं। हाँ, आखिर वो जंगल गए क्यों थे, क्या सीखा उन्होंने वहां, और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या ये बातें मायने रखती हैं? बिल्कुल रखती हैं। ये सिर्फ जंगल में 2 साल बिताने का कोई एडवेंचर नहीं है। अच्छा। नहीं, ये तो जीवन जीने के तरीके पर हमारी अपनी जो प्राथमिकताएं हैं और जिसे हम मॉडर्न लाइफ कहते हैं ना, उसकी उलझनों पर एक बहुत गहरा चिंतन है। हम देखेंगे कि कैसे थोरो ने अपनी ज़रूरतें कम की, प्रकृति को बहुत करीब से देखा और समाज के शोर से दूर होकर अपने अंदर की आवाज़ सुनी। एक सार्थक जीवन की तलाश थी ये। चलिए तो फिर इस विचार यात्रा पर चलते हैं। थोरो की शुरुआत ही कह सकते हैं थोड़ी चौंकाने वाली है। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग जीवन के बनावटी कामों और जरूरत से ज्यादा मेहनत में इतने उलझे हुए हैं कि वो जीवन के बेहतर फलों का मजा नहीं ले पाते। हाँ, ये तो सीधी चोट है हमारी लाइफस्टाइल पर। बिल्कुल। उनका मतलब क्या था जीवन के बेहतर फल से? क्या वो सिर्फ आराम या खाली वक्त की बात कर रहे थे? नहीं, सिर्फ आराम नहीं। मेरा ख्याल है उनका इशारा था जीवन के ज्यादा गहरे अनुभवों की तरफ। जैसे आत्मचिंतन है, प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेना, कुछ नया सीखना, ज्ञान पाना। अच्छा। वो देख रहे थे कि लोग घर, जमीन, चीजें ये सब इकट्ठा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं और इस चक्कर में जीना ही भूल जाते हैं। इसीलिए उन्होंने बहुत साफ साफ गिनाया कि जीने के लिए जरूरी क्या है: खाना, सिर पर छत, कपड़े और ईंधन। बस। और किसी चीज की कीमत वो पैसे में नहीं आंकते थे। नहीं, वो कीमत आंकते थे जीवन में। यानी उसे पाने के लिए आपने अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा, कितना समय, कितनी मेहनत लगाई। ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है। जैसे वो घर का उदाहरण देते हैं। हाँ हाँ। वो हिसाब लगाते हैं कि उस जमाने में एक औसत अमेरिकी घर बनाने या खरीदने के लिए एक मजदूर को अपनी जिंदगी के 10 से 15 साल देने पड़ते थे। 10 से 15 साल? हाँ, और उनके लिए ये कीमत बहुत ज्यादा थी। आप अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ एक छत के लिए गिरवी रख रहे हैं। वो सवाल करते हैं कि क्या ये छत सच में इतनी महंगी होनी चाहिए? और इसी सोच को परखने के लिए उन्होंने वो सेम के खेत वाला एक्सपेरिमेंट किया है ना? बिल्कुल। उनका वो बीन फील्ड, वो सिर्फ खेती नहीं थी, वो एक इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट था। अच्छा। उन्होंने दिखाया कि कैसे बहुत थोड़ी जमीन पर सिर्फ 1.25 एकड़ में और बहुत कम मेहनत और लागत से पहले साल तो उन्हें बल्कि $8.71 का मुनाफा हुआ। $8.77? हाँ, तो इतनी कम लागत में न सिर्फ गुजारा हो सकता है बल्कि आप आत्मनिर्भर और आजाद भी रह सकते हैं। शर्त बस ये है कि सादगी से जियो। हाँ, और जरूरत से ज्यादा की लालच मत करो। आज के जमाने में ये $8 का मुनाफा शायद मजाक लगे, पर शायद उनका पॉइंट यही था कि पैमाना बदलो। जरूरतें कम हों तो थोड़ी कमाई भी बहुत है। बिल्कुल। और कपड़ों वगैरह पर भी उनका यही रवैया था। हाँ, कपड़ों के मामले में तो वो फैशन के सख्त खिलाफ थे। कहते थे कपड़े सिर्फ तन ढकने और मौसम से बचाने के लिए हैं। वो मजाक में कहते भी हैं, उन सभी कामों से बचो जिनके लिए नए कपड़े चाहिए। और फर्नीचर को तो वो सीधा सीधा बोझ मानते थे। बोझ? हाँ, कहते थे जितनी ज्यादा ऐसी चीजें तुम्हारे पास होंगी तुम उतने ही गरीब हो गए, क्योंकि फिर उनकी देखभाल करो, उनकी चिंता करो, इसमें तुम्हारा वक्त और एनर्जी जाती है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आज के इंसान के जीवन का लक्ष्य कोई बहुत महान नहीं है, तो आदिवासियों की वो साधारण सी झोपड़ी उसके सजे धजे घर से कहीं बेहतर है। ये बातें तो परंपरा और समाज जो सोचता है उस पे सीधा हमला है। जैसे उनका वो कहना कि अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ने में कभी देर नहीं होती है। हाँ, ये तो किसी भी जमाने के लिए सच है। और शायद इसी जड़ता को तोड़ने के लिए वो जंगल गए। उनका वो फेमस कोट है ना, मैं जंगल में इसलिए गया क्योंकि मैं जानबूझकर जीना चाहता था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि वो जिंदगी को ऑटो पायलट मोड पर नहीं जीना चाहते थे। वो हर पल को होश में रहकर सोच समझकर जीना चाहते थे, अनुभव करना चाहते थे। वो जीवन के जो जरूरी सत्य हैं उनका सामना करना चाहते थे, ताकि वो समझ सकें कि जिंदगी असल में सिखाती क्या है।
वो मरने से पहले ये पक्का कर लेना चाहते थे कि उन्होंने वाकई जिया है या नहीं। और इसका रास्ता उन्होंने सादगी में देखा। वो नारा लगाते हैं, सादगी सादगी सादगी। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारा जीवन फालतू की डिटेल्स में बर्बाद हो जाता है, इतनी सारी चीजें, इतने सारे काम, इतनी चिंताएं, कि हम असलियत से ही कट जाते हैं। तो उनका सुझाव क्या था? उनका सुझाव बड़ा रैडिकल था। अपने मामले 2 या 3 रखो, 100 या 1000 नहीं। अपने खर्चे का हिसाब अंगूठे के नाखून पर रखो। मतलब जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, सरल करो। ये तो आज के मल्टीटास्किंग और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाले जमाने के लिए और भी ज्यादा जरूरी लगता है। बिल्कुल। वो उस जमाने में भी समाचारों और इस भागदौड़ की आलोचना कर रहे थे। हाँ, वो कहते थे कि एक दार्शनिक के लिए, जिसे समाचार कहते हैं, वो सब गपशप है। जरा सोचिए, वो आज का 24/7 न्यूज साइकिल और सोशल मीडिया देखते तो क्या कहते? हाँ, शायद सिर पकड़ लेते। उनका जोर था प्रेजेंट मोमेंट पर, सीधे अनुभव पर, चीजों के बारे में सिर्फ पढ़ने या सुनने के बजाय उन्हें खुद महसूस करने पर। वो असलियत की ठोस जमीन खोजना चाहते थे, जो उनके मुताबिक राय, पूर्वाग्रह, परंपरा, भ्रम और दिखावे की कीचड़ के नीचे कहीं दबी हुई है। और इस असलियत को खोजने का एक बड़ा जरिया उनके लिए प्रकृति थी। वॉल्डन में प्रकृति के साथ उनका रिश्ता बहुत गहरा लगता है। निश्चित रूप से। उनकी कुटियाई देखिए, हवादार और बिना प्लास्टर वाली, एकदम प्रकृति के बीच। वो लिखते हैं कि कैसे पक्षी उनके घर के अंदर तक आ जाते थे। वो उन्हें अपना पड़ोसी मानते थे। हवा की आवाज, पानी पर बर्फ जमने की आवाज, जानवरों की बोलियां, ये सब उनके लिए संगीत था। हाँ, वो रेलगाड़ी की सीटी की आलोचना जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति की शांति भंग करती थी। वो दिखाती थी कि कैसे इंडस्ट्री और मशीनें इंसान के चिंतन में बाधा डाल रही हैं, हावी हो रही हैं। और एकांत, आजकल तो लोग अकेलेपन से जैसे डरते हैं, पर थोरो तो एकांत के बड़े प्रशंसक लगते हैं। हाँ, उनका वो वाक्य बहुत मशहूर है, मैंने एकांत जैसा साथी कभी नहीं पाया। पर उनका एकांत वो वाला अकेलापन नहीं था। अच्छा। वो मानते थे कि सच्चा एकांत इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके आसपास कितने लोग हैं। ये एक मानसिक स्थिति है। अगर आपका मन शांत है, अपने विचारों में है, तो आप भीड़ में भी अकेले हो सकते हैं। और प्रकृति में अकेले नहीं होते। बिल्कुल। वो कहते हैं प्रकृति में ऐसी मीठी और अच्छी संगत महसूस हुई। उनके लिए तो प्रकृति ही काफी थी, वही उनका समाज था। उनके कुछ अनुभव बड़े दिलचस्प हैं जिनका वो जिक्र करते हैं, जैसे सुबह सुबह अपनी कुटिया के दरवाजे पर घंटों तक बस बैठे रहना, विचारों में खोए हुए। हाँ, बिना हिले डिले। या फिर वो चींटियों की लड़ाई का वर्णन, ऐसा लगता है जैसे कोई महाकाव्य लिख रहे हों। हाँ, वो चींटियों की लड़ाई वाला हिस्सा तो कमाल है। वो लाल और काली चींटियों की लड़ाई को इंसानी युद्धों की तरह देखते हैं। उनकी बहादुरी, उनकी क्रूरता और फिर उसकी निरर्थकता, सब पर टिप्पणी करते हैं। या फिर वो लून पक्षी का वर्णन, कैसे वो पानी में गोता लगाता है और फिर अचानक कहीं और निकल आता है। ये सब दिखाता है कि वो कितने गहरे ऑब्जर्वर थे। मतलब सिर्फ देखना नहीं, ध्यान से देखना। हाँ, उनका मानना था कि हमें सिर्फ पढ़ने वाला नहीं बल्कि देखने वाला बनना चाहिए। दुनिया को सिर्फ किताबों से नहीं, अपनी आंखों से देखो और समझो। हमेशा जो देखने लायक है उसे देखने का अनुशासन, ये उनका मंत्र था एक तरह से। लेकिन क्या वो पूरी तरह समाज से कट गए थे? ऐसा तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कोई सन्यासी या एकांतवासी नहीं थे उस तरह से। लोग उनसे मिलने आते थे। अच्छा, कौन लोग आते थे? ऐसे कनाडाई लक्कड़हारा था, एलरी चैनिंग। उसका वो बड़े प्यार से जिक्र करते हैं। एक सीधा साधा प्राकृतिक इंसान जिसमें कोई दिखावा नहीं था। कुछ दार्शनिक थे, सुधारक थे, वो भी आते थे। हाँ, उनका स्वागत सत्कार बहुत सादा था। घर में सिर्फ 3 कुर्सियां थीं। 3 कुर्सियां? हाँ, वो कहते थे 1 एकांत के लिए, 2 दोस्ती के लिए और 3 समाज के लिए। खाने पीने की कोई खास औपचारिकता नहीं। पर समाज के प्रति उनका नजरिया तो काफी आलोचनात्मक था, है ना? बहुत ज्यादा। वो उस समय के समाज की कई बातों पर सवाल उठाते थे। गांव की गपशप को वो एक बड़ा समाचार कक्ष कहते थे। हाँ, वो कन्फर्मिटी, मतलब भेड़ चाल के सख्त खिलाफ थे। वैसा ही सोचना या करना जैसा सब कर रहे हैं, ये उन्हें पसंद नहीं था। वो भौतिकवाद की आलोचना करते थे कि लोग सिर्फ इसलिए चीजें चाहते हैं क्योंकि उनके पड़ोसियों के पास है। यहाँ तक कि बातचीत को भी वो कई बार सतही मानते थे। कहते थे हम इतनी जल्दी जल्दी मिलते हैं कि एक दूसरे से कुछ नया पाने का वक्त ही नहीं मिलता। मतलब बार बार मिलने से रिश्ते गहरे नहीं होते,
अगर बातचीत में गहराई ना हो। और इसी गैर अनुरूपता का सबसे बड़ा उदाहरण शायद उनका जेल जाना था। हाँ, वो किस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पोल टैक्स देने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो उस सरकार का समर्थन नहीं करना चाहते थे जो गुलामी प्रथा चला रही थी और मेक्सिको के साथ एक अन्यायपूर्ण युद्ध लड़ रही थी। उनका मानना था कि इंसान की अंतरात्मा की आवाज राज्य के कानून से ऊपर है। सिर्फ एक रात जेल में रहकर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा का विचार दुनिया को दिया, जिसका असर बाद में गांधी जी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लोगों पर भी पड़ा। वो कहते हैं कि वो उस राज्य के अधिकार को मानना नहीं चाहते थे जो इंसानों को खरीदता और बेचता है। ये तो व्यक्तिगत नैतिकता की बात हुई, लेकिन दूसरों की मदद करना, परोपकार, इस बारे में उनके विचार भी काफी अलग थे, है ना? वो आम दान पुण्य की आलोचना करते हैं। हाँ। ये थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है। वो कहते हैं हजारों लोग बुराई की डालियों पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं, जबकि सिर्फ एक है जो जड़ पर वार कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? उनका मानना था कि ज्यादातर जो दान पुण्य या समाज सुधार के काम होते हैं वो सिर्फ लक्षणों का इलाज करते हैं, बीमारी की जड़ तक नहीं जाते। वो सोचते थे कि असली बदलाव तब आएगा जब इंसान खुद को सुधारेगा। अच्छा, पहले खुद को सुधारो। हाँ, उनका जोर सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर था। दुनिया के लायक लोगों में से एक बनने की कोशिश करो। अगर आप खुद बेहतर इंसान बनोगे तो दुनिया अपने आप बेहतर होगी। दूसरों की मदद करने से पहले खुद उस मदद के लायक बनना जरूरी है, उनका ये मानना था। ये दिलचस्प है, खुद को सुधारना। इसी से जुड़ा है शायद उनका वो उच्च नियमों और आत्मान्वेषण वाला विचार। वो अपने अंदर एक तरह का संघर्ष भी महसूस करते थे। बिल्कुल, वो अपने अंदर दो तरह की ताकतें महसूस करते थे। एक जो उन्हें आदिम और जंगली जीवन की तरफ खींचती थी, प्रकृति के सहज नियमों की तरफ, और दूसरी जो उन्हें ऊंचे या आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाती थी, मतलब आत्म संयम और नैतिकता की तरफ। इसका कोई उदाहरण दिया उन्होंने? हाँ, एक बहुत ही कह सकते हैं कच्चा और अजीब उदाहरण है। जब उन्हें जंगल में एक वुडचक दिखा, एक तरह का जानवर, तो उन्हें उसे कच्चा खाने की तीव्र इच्छा हुई। ये उनकी वो जंगली वृत्ति थी। अच्छा। और इसी संघर्ष से शाकाहार का विचार निकला। हाँ, उसी संदर्भ में वो धीरे धीरे शाकाहार की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ सेहत के लिए नहीं, ये उनकी सहज वृत्ति थी, उनकी कल्पना। उन्हें जानवरों को खाने का विचार ही अच्छा नहीं लगता था और एक तरह की सफाई की भावना से जुड़ा था। वो साफ कहते हैं, इस भोजन और सभी तरह के मांस के बारे में स्वाभाविक रूप से कुछ अशुद्ध है। उन्हें लगता था कि जैसे जैसे इंसान और सभ्य होगा, वो जानवरों को खाना छोड़ देगा। ये सभ्यता का अगला कदम होगा। उन्होंने पवित्रता या ब्रह्मचर्य पर भी काफी जोर दिया है। हाँ, वो शारीरिक इच्छाओं को, खासकर कामुकता को, आध्यात्मिक तरक्की में बाधा मानते थे। वो ब्रह्मचर्य को इंसान का खिलना कहते हैं, मतलब इंसान की ऊर्जा जब ऊंचे कामों में लगती है। उनका मानना था कि अपने अंदर के जानवर को काबू में रखना जरूरी है, और इसका एक तरीका वो बताते हैं कर्म, मतलब मेहनत और काम में लगे रहना। वो कहते भी हैं, एक अशुद्ध व्यक्ति आमतौर पर एक आलसी व्यक्ति होता है, यानी मेहनत आपको गलत आदतों से दूर रख सकती है। तो ये सारी बातें, सादगी, प्रकृति, समाज की आलोचना, आत्म सुधार, ये सब अंत में कहाँ ले जाती हैं? उनका मुख्य संदेश क्या था? मेरे विचार में तो सब कुछ आकर टिकता है आत्मान्वेषण पर, सेल्फ एक्सप्लोरेशन पर। उनका सबसे बड़ा आह्वान है, खुद को खोजो। वो कहते हैं ना कि सबसे जरूरी यात्रा बाहर की दुनिया की नहीं, अपने अंदर की है। जब आप जिंदगी को सरल बनाते हैं, जरूरतें कम करते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं, तो आप खुद को बेहतर समझ पाते हैं। तब दुनिया के नियम भी सरल लगने लगते हैं। तब एकांत एकांत नहीं रहता, गरीबी गरीबी नहीं लगती, और कमजोरी कमजोरी नहीं रहती। आपको एक अंदरूनी ताकत मिलती है। तो अगर वॉल्डन का अनुभव इतना इतना फायदेमंद था, तो उन्होंने वो जगह छोड़ी क्यों? सिर्फ 2 साल और 2 महीने ही क्यों रहे? हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है। थॉरो खुद इसका जवाब देते हैं। उन्हें लगा कि उनके पास जीने के लिए कई और जीवन है। कई और जीवन? हाँ, मतलब वो एक ही तरह की जिंदगी जीते हुए एक लीक पर नहीं चलना चाहते थे। वो कहते हैं, ये हैरान करने वाली बात है कि हम कितनी आसानी से और अनजाने में एक खास रास्ते पर पड़ जाते हैं और अपने लिए एक घिसा पिटा रास्ता बना लेते हैं। वो नए रास्ते खोजना चाहते थे, नए अनुभव लेना चाहते थे। वॉल्डन एक प्रयोग था, और वो प्रयोग कामयाब रहा,
अब आगे बढ़ने का वक्त था। जिसके लिए हम जागे हुए होते हैं। अभी और दिन उगने बाकी हैं। सूरज तो बस भोर का तारा है। हाँ, ये पंक्तियां तो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है, जागृत होना। हम में से कितने लोग वाकई अपनी जिंदगी के लिए, अपने आसपास की दुनिया के लिए, अपने अंदर की संभावनाओं के लिए जागे हुए हैं? थॉरो हमें याद दिलाते हैं कि हमेशा एक नए दिन की, एक नई चेतना की गुंजाइश बनी रहती है। सूरज, जिसे हम दिन का सिंबल मानते हैं, वो शायद असली ज्ञान के उजाले का सिर्फ एक धुंधला सा संकेत है, एक भोर का तारा है बस। असली रोशनी तो हमारे अंदर जागने से आएगी। तो सवाल यही है कि हाँ, सवाल वो हमारे लिए छोड़ जाते हैं, हम किस नए सवेरे के लिए जागना चुनते हैं।